हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जीएस कश्यप। आज 22 दिसंबर है और हम 22 दिसंबर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 22 दिसंबर का इतिहास जान लेते हैं कि इतिहास के पन्नों में इसका क्या महत्व है। तो आज जो बर्थ एनिवर्सरी है गुरु गोविंद सिंह की और श्रीनिवास रामानुजन, दो महान व्यक्तियों की आज जो बर्थ एनिवर्सरी है। तो ये आपके गुरु गोविंद सिंह हैं, सिख धर्म के बहुत एक महान गुरु थे। ये आपके जिनका जन्म 22 दिसंबर आज के ही दिन 1666 में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 में हुई थी। ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने इसकी स्थापना की थी। इनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह थे जो कि 9वें गुरु थे आपके सिख धर्म के। इन्होंने 5K की स्थापना की थी। 5K कौन कौन से? केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कछेरा। ये आपके 5K थे जो प्रत्येक सिख को धारण करना अनिवार्य था। इसके अलावा एस रामानुजन को देखते हैं। तो ये एक बहुत ही महान गणितज्ञ थे भारत के, जिन्होंने मतलब ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन भी नहीं था इनका, फिर भी इन्होंने मतलब ये जो बोलते हैं ना इसको दैवी शक्ति के मतलब स्वरूप इनको बहुत सारी थ्योरम्स आती थी। और ये इनका जन्म 22 दिसंबर आज के ही दिन 1887 में हुआ था और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 में, लगभग 32 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी। और इतने छोटे से जीवन काल में इन्होंने गणित में वो मुकाम हासिल किया था कि जो कि एक आम आदमी से परे है। इन्होंने अपने लाइफ में, इतने छोटे से लाइफ में 3884 से भी लगभग थ्योरम्स लिखी थी गणित की। और इसमें बहुत सारी थ्योरम्स ऐसी हैं जो आज भी यूज नहीं, मतलब आज भी सॉल्व नहीं हो पाई हैं। इन्होंने रिलेटिविटी से लेकर के आपका रेमैन सीरीज और बहुत सारी थ्योरम्स दी हैं। ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन में इन्होंने मतलब ये बाद में काम किया था। वहाँ के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे जिनका नाम था एच हार्डी। हार्डी नाम से ये फेमस थे। उन्होंने इनको सपोर्ट किया था, उन्होंने ही उनको यहाँ बुलाया था। और वहाँ पर इनको सबसे बड़ा वाका अवार्ड है जो रिसर्च के क्षेत्र में है, एजुकेशन के क्षेत्र में, FRS जिसको बोलते हैं फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी, 1918 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। मतलब इनके 2 साल बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। इनको टीबी हो गया था, तपेदिक जिसको बोलते हैं। तो इनको टीबी हो गया था और टीबी के कारण इनकी डेथ हो गई थी। तो ये बहुत महान हस्ती हैं ये रामानुजन, जिनके लिए भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कुछ और न्यूज़ देखते हैं, कुछ और आज के इवेंट्स देखते हैं। तो 1851 में आज के ही दिन पहली आपकी मालगाड़ी थी भारत में चलाई गई थी रुड़की से। ये रुड़की से पहली गुड्स ट्रेन चलाई गई थी। जबकि भारतीय यात्री ट्रेन की बात करें तो 1853 में मुंबई से जो थाने है यहाँ के बीच चलाई गई थी 18 अप्रैल 1953 को। और उस समय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। उसके अलावा 1882 में पहला क्रिसमस ट्री था, जिसको मतलब पहले क्रिसमस ट्री को जो बल्ब थे आइंस्टीन द्वारा बनाए हुए उनसे सजाया गया था 1882 में। और उसके अलावा 1947 में पार्लियामेंट की, जो इटली की पार्लियामेंट है, उसने अपना संविधान, नया संविधान को अडॉप्ट किया था। और 1966 में जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है न्यू दिल्ली, इसकी स्थापना की गई थी अंडर द एक्ट ऑफ JNU एक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की थी भारतीय संसद ने। उसके अलावा यूरोप का एक एरियन रॉकेट है, ये एरियन रॉकेट से यूरोप के मोस्टली जो मिशन है वो इससे लॉन्च किए जाते हैं। तो इसको 2007 में लाया गया था और इसको गुयाना का जो स्पेस सेंटर है जिसका नाम है गॉस स्पेस स्टेशन, यहाँ से लॉन्च किया गया था। और ये किसके, फ्रेंच गुयाना किसका है, मोस्टली किसके द्वारा चेयर वो उसको हेड किया जाता है? फ्रांस के द्वारा, यानी फ्रांस के ये अधिकार क्षेत्र में आता है फ्रेंच गुयाना। और यहाँ से मोस्टली यूरोपीय जो कंट्री है वो आपकी एक जगह से ही अपने रॉकेट छोड़ती है। तो ये कुछ इवेंट्स थे जो हमने कवर किए। आज के जो हमने क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं। आप पूरा क्लास को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो कहाँ तक रहने वाली है। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं आपका, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? नॉर्मल सा क्वेश्चन हमने लिया है आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे सिंपल है आपका, बता दीजिए 20 दिसंबर, 18 जनवरी, 22 दिसंबर या फिर 19 दिसंबर। प्रश्न का सही आंसर है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस। अभी हमने देखा था रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी पर ये मनाया जाता है।
तो इसकी जो 22 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है एस रामानुजन की बर्थ एनिवर्सरी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी पूछ ली जाती है। और उस समय के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हम 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाएंगे, नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में हम मनाएंगे। और 2012 से ही इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके अलावा 2012 में आपका एक स्टाम्प भी श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर इशू किया गया था। और उसके अलावा 2017 से एक रामानुजन मैथ पार्क की स्थापना की गई है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ पर? कुप्पम एक जगह है जो कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो यहाँ पर आपकी रामानुजन मैथ पार्क वहाँ पर स्थापना की गई है। तो 3 इंपॉर्टेंट है। 2012 में इसकी दिन की स्थापना की गई थी। 2012 में इनका स्टाम्प भी इनके नाम का बनाया गया था, डाक जो टिकट बोलते हैं। उसके अलावा 2017 में एक रामानुजन मैथ पार्क की स्थापना आंध्र प्रदेश में की गई थी। जो रामानुजन आपका मैथमेटिक अवार्ड है, ये इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है। और ये 2022 में यंकिंग तांग को दिया गया था। और नीना गुप्ता को अभी 2021 का अवार्ड दिया गया था, जो भारतीय जो आपका स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, उसकी ये आपकी मतलब प्रोफेसर हैं। इनको 2021 का रामानुजन प्राइज अवार्ड दिया गया था यंग मैथमेटिशियन के रूप में। ये यंग मैथमेटिशियन के लिए इनको अवार्ड दिया गया था। और ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है, 1-2 एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट था आपका। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुशासन सप्ताह 2022 कब मनाया गया है? ये अभी मनाया जा रहा है, आपको बताना है कब से कब तक है। ऑप्शन से आपके बता देंगे आपको, जैसे आपकी मनाया जा रहा है मैंने बोला तो आपका आंसर गैस हो जाएगा। ऑप्शन से आपके 4 से 10 मार्च, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, या फिर 19 से 25 दिसंबर 2022, या फिर नन ऑफ द एबव। प्रश्न का सही आंसर है आपका 19 से दिसंबर 25, यानी 25 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये जो आपका सप्ताह मनाया जा रहा है 19 से 25 दिसंबर तक मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सुशासन दिवस सप्ताह की सफलता की शुभकामनाएं दी हैं। और ये 2nd नंबर का है। 2021 में पहली बार मनाया गया था और अब ये दूसरी बार मनाया जा रहा है, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इसलिए इसको मतलब इसको मनाया गया है। और उन्होंने बोला है प्रधानमंत्री जी ने कि लोगों ने अगले 25 वर्षों के अमृत काल में एक गौरवशाली और आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया है। और सरकार की भूमिका लोगों के प्रयासों में सक्षमकर्ता बनकर उनके संकल्प में सहायता करनी है। यानी लोगों को जो संकल्प लेंगे सरकार उनकी सहायता करेगी। हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि शासन का प्रभाव बढ़े, लेकिन प्रत्येक नागरिक के जीवन में सरकार का हस्तक्षेप कम हो। हजारों अनावश्यक अनुपालनों को खत्म करना, हजारों पुराने कानूनों को निरस्त करना और कई प्रकार के गौर अपराधों की श्रेणी से बाहर करना इस दिशा में प्रमुख कदम है। और हम नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण और संस्थान के डिजिटल रूपांतरण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो शब्द हैं ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोले हैं, इसका जब इन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन अगर इसका हम उद्घाटन की बात करेंगे तो इसको केंद्रीय मंत्री आपके जो विज्ञान मंत्री हैं और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने 19 दिसंबर को इसका सुशासन सप्ताह का उद्घाटन किया है। और इसकी थीम रखी गई है सुशासन सप्ताह जो है प्रशासन गाँव की ओर, यानी प्रशासन गांव की ओर इसकी थीम है। और ये लोक शिकायत के निवारण और सेवा प्रदायगी में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। मतलब इसमें जो शिकायतें की जाएंगी और उनका निवारण कैसे किया जाएगा, इसमें काम किया जाएगा। पिछली साल में भी इन्होंने 2021 में लगभग 2.89 करोड़ से ज़्यादा जो आपके आवेदन आए थे इसमें निपटान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2022 दिया गया है? अभी आपके ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड 2022 दिए गए, आपको बताना है। ऑप्शन से आपके UIDAI हेडक्वार्टर, पार्लियामेंट बिल्डिंग, DRDO हेडक्वार्टर, या इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेडक्वार्टर। प्रश्न का सही आंसर है UIDAI हेडक्वार्टर, यानी जो आधार बनाने वाली एजेंसी है इसके जो हेडक्वार्टर है इसको ये ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड दिया गया है अभी हाल ही में 2022 का। तो ये अवार्ड यहाँ पर किया गया है। और ये इसका देखिए ये लोगो आपका दिख रहा है आधार का, ये उसकी बिल्डिंग है। और ये नई दिल्ली में स्थित है आपकी, जिसका पूरा नाम है UID का भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण।
और इसका मुख्यालय में आपके उच्चतम रेटेड बिल्डिंग श्रेणी में प्रतिष्ठित आपका GRIHA अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता है। यह राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है। और आपकी इसकी फुल फॉर्म देखते हैं GRIHA की, तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है। इसके द्वारा मतलब इसको पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने जो UIDI है कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए और रिसाइकिल करने के लिए, और जो मतलब रिसाइकिल का मतलब है जो चीज़ें यूज हो जाती हैं उनको दोबारा यूज में लेना रिसाइकिल कहलाता है। इसके लिए इसको अवार्ड दिया गया है। इसकी जो देखिए यहाँ पर ये डेटा दिया गया है, इसकी जो दैनिक पानी की खपत है उसका ये 25 से 30% रिसाइकिल किए गए पानी से प्राप्त करता है। यानी जो पानी यूज हो जाता है उसको दोबारा रिसाइकिल करके इसका उपयोग करता है, इसीलिए इसको मतलब ये अवार्ड दिया गया है। और ये मतलब काम कर रहा है जिससे देश नेट जीरो टारगेट में मतलब आपका हासिल करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा। अगर ऐसे ही सारी बिल्डिंग्स काम करेंगे, अपना जो इसके सोर्सेस हैं आपके नवीकरणीय ऊर्जा लिया जाएगा या फिर रिसाइकिल किया जाएगा चीज़ों को, तो इससे क्या है आपका वेस्ट कम होगा और इससे कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम्स में आपका पूछा जाता है मोस्टली। स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी, देखिए यहाँ तक क्लास डिफाइन हो गई आपकी। स्कॉर्पिन क्लास है, उसकी 5वीं पनडुब्बी है बागीर, ये भारतीय नेवी में शामिल कर लिया गया है। आपको ये बताना है इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। देखिए सिंपल है, आपका नाम पता रहता है, उसका क्लास भी पता रहता है, लेकिन ये नहीं पता रहता उसको किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। तो आज हमने कुछ प्रोजेक्ट इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शंस देख लीजिए पहले आपके प्रोजेक्ट 75 इंडिया, आपका प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 18 या प्रोजेक्ट 17 एंड 17A। प्रश्न का सही आंसर है प्रोजेक्ट 75 इंडिया। पहले इसका नाम प्रोजेक्ट 75 था, लेकिन बाद में इसको लॉन्च किया गया इंडिया के नाम से। तो अभी स्कॉर्पिन श्रेणी की 5वीं जो पनडुब्बी है आपकी बागीर, ये भारतीय नेवी में शामिल हो गई है और इसे प्रोजेक्ट 75 इंडिया के तहत बनाया गया है। अभी प्रोजेक्ट हम 75 इंडिया देख लेते हैं। इसको शॉर्ट में P-75IB बोलते हैं। और इसका उद्देश्य है कि इसमें 6 स्कॉर्पिन क्लास की कन्वेंशनल स्टील सबमरीन्स बनाई जाएंगी। सबमरीन्स क्या होती हैं? सबमरीन्स पता है ना आपको, ये पानी के अंदर जो आपकी पानी के अंदर जो चलती है। देखिए एक तो जहाज होते हैं जो पानी के ऊपर चलते हैं, लेकिन पानी के अंदर जो चलती है आपकी उसको सबमरीन्स कहा जाता है, जिसको हिंदी में पनडुब्बी कहते हैं। और ये अभी बनाई जानी है, इसको 6 बनाया जाना था। और किस किस के द्वारा? आपका जो आपकी फ्रांस जो नेवल ग्रुप है, जिसको पहले DCNS कहते थे, अभी फ्रांस नेवल ग्रुप कहा जाता है, और मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो मुंबई में, इन दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया है। आपकी जो 6 सबमरीन्स हैं इनके नाम देख लीजिए आप। INS कलवरी, INS खांडेरी, INS बेला, INS करंज, INS बागीर और INS बागसीर। ये 5 इसमें डिलीवर हो चुकी हैं। बागसीर जो है आपकी ये अभी निर्माणाधीन है, ये भी कुछ दिनों में आपकी हो जाएगी कमीशन। इस प्रोजेक्ट को 2007 में मतलब लॉन्च किया गया था। जो इंडिया के नाम से है वो 2007 में लॉन्च किया गया था, लेकिन जो प्रोजेक्ट 75 है ये आपका 1999 के लगभग, मतलब 1997 से 1999 के बीच में ये लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट 15B, इसको देख लेते हैं। तो ये 2009 में लॉन्च किया गया था और इसमें आपके 4 विशाखापट्टनम क्लास के डिस्ट्रॉयर बनाने थे। डिस्ट्रॉयर मतलब ये जहाज बनाने थे इसमें, जिसमें अभी हमने मार्मोगांव को पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, कल पढ़ा था हमने, तो ये भी इसी क्लास के अंतर्गत था। ये प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनाया गया था। इसमें 4 कौन कौन से आप देख लीजिए। एक तो INS विशाखापट्टनम ही है, विशाखापट्टनम क्लास का, तो विशाखापट्टनम हो गया। दूसरा INS मार्मोगांव है, तीसरा INS इम्फाल है, चौथा INS सूरत है। इनको 2 को अभी लॉन्च कर दिया गया है, 2 का भी कार्य चल रहा है। जब ये लॉन्च हो जाएंगे तब हम इनको डिस्कस करेंगे। अगला देखते हैं प्रोजेक्ट 18 क्या है। इसमें क्या है, ये जो क्लास है नेक्स्ट जनरेशन स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की। ये भी डिस्ट्रॉयर हैं जो नेक्स्ट जनरेशन की आपकी टेक्नोलॉजी से इसमें सक्षम होंगे। और इसको काकीनाडा शिपयार्ड ने बनाया रहा है। और किस किस का कोलैबोरेशन? इसमें मझगांव डॉकयार्ड का और इसमें LNT लार्सन एंड टुब्रो का इसमें मतलब इसमें सपोर्ट रहेगा बनाने के लिए डिस्ट्रॉयर्स को। इसके अलावा इसका जो रडार सिस्टम है वो DRDO और BEL यानी जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, इसमें ये दोनों मिलकर के इसके रडार को डिजाइन करेंगे। और इसमें रडार में आपका जो एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो लगाया जाएगा, AMDS। और ये आपका रडार में क्या होगा, आपको एंटी कोटिंग पेंट भी इसमें लगाई जाएगी। इसमें क्या होगा, जो दूसरी जो आपके रडार्स हैं वो इसको मतलब इसको कैच नहीं कर पाएंगे या कम मतलब आसानी से कैच नहीं कर पाएंगे, और ये अपने आप को मतलब इनविजिबल बनाने में मदद करेगा।
इसके अलावा जो प्रोजेक्ट 18 है क्लास डिस्ट्रॉयर है, और ये इसका हमें सिंगल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को भी उतारने की जगह दी जाएगी। तो ये मुख्यतः डिस्ट्रॉयर हैं आपके, जिसको आपका जो बनाया जा रहा है काकीनाडा शिपयार्ड, मझगांव डॉकयार्ड और एल&टी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। डीआरडीओ भी इसमें सपोर्ट कर रहा है। डीआरडीओ के अलावा आपका बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी इसमें आपकी सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा प्रोजेक्ट 17 और 17A देखते हैं, तो ये अल्फा फ्रिगेट यानी P-71A है। इसको मतलब वो बनाया जा रहा है इंडियन नेवी में। ये सीरीज है आपकी, और सीरीज किसकी है? स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। फ्रिगेट मतलब एक छोटा सा जहाज होता है, उसको फ्रिगेट कहा जाता है। तो ये आपका ये भी मिसाइल गाइडेड स्टील्थ फ्रिगेट है आपका, जिसको मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। और प्लस इसमें दूसरा आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड यानी GRSA, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसके द्वारा कोऑपरेशन में बनाया जा रहा है इसको। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके मतलब पहला जो जहाज था INS जो नीलगिरी था, इसको लॉन्च कर दिया गया था 2019 में। इसके अलावा जो उदयगिरी था, इसको भी अभी मई 2022 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन तीसरा जो आपका है तारागिरी, ये अभी लॉन्च होने वाला है, अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो इसके 2 जहाज लॉन्च हो चुके हैं। कौन कौन से? INS नीलगिरी, उदयगिरी और तारागिरी। गिरी के नाम से हैं 17 वाले। अगला प्रश्न है आपका, सोवरन गोल्ड बॉन्ड किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसमें हम पूरा सोवरन गोल्ड समझेंगे, क्या होता है, किसने इशू किए हैं। तो आपको पहले बताना है किसके द्वारा इशू किए जाते हैं। ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या फिर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रश्न का सही आंसर है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये जो आपके बॉन्ड हैं वो जारी किए जाते हैं। देखिए, हमने इतना बड़ा मैटर दिया है, जो लोग यूपीएससी को देखते हैं तो उनको डिटेल्स में जानना होता है, इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा मैटर देते हैं इसमें। तो ये जो अभी भारत सरकार ने इसकी अधिसूचना एक जारी की है, इसके द्वारा सोवरन जो गोल्ड बॉन्ड है 2023 की, ये सीरीज 3 को स्टार्ट कर दिया गया है और ये 1923 दिसंबर तक इशू किए जा रहे हैं। और इसमें आप जो लोग भी इसको खरीद सकते हैं, जो आपके मतलब बॉन्ड है। और ये इसका जो मतलब जो दिया जाएगा, ये मतलब अलॉट किए जाएंगे, ये 27 दिसंबर को अलॉट किए जाएंगे। और अभी जो 1 ग्राम इसमें सोने का मूल्य है वो 5,409 रुपये प्रति ग्राम रखा गया है। लेकिन अगर आप इसका ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसको 50 रुपये कम देने होंगे और आपको 1 ग्राम सोने का मूल्य 5,359 रुपये देना होगा। और ये क्या होता है, सॉवरन जो गोल्ड है ये भारत सरकार के आपकी प्रतिभूतियां हैं, ये सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिन्हें ग्राम सोने में दर्शाया जाता है। मतलब ये अगर सोना का में सोने मतलब आप सोना इसमें आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन आप सोने के मूल्य के पैसे जमा करते हैं तो इन्वेस्ट हो जाता है, उस पर आपको मतलब इंटरेस्ट भी मिलता है। और इसमें 8 साल की योजना होती है, उसके बाद आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है और आप चाहे तो इसमें सोना भी ले सकते हैं। ये जो बॉन्ड है आपके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं और इन्हें खरीदने के लिए निवेशकों को नगद में भुगतान करना पड़ता है। इसको कहाँ से खरीद सकते हैं? इसको आप किसी भी मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से खरीद सकते हैं। पोस्ट ऑफिस हो गया, आपका स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। यानी ऑफलाइन खरीदेंगे तो आप इसमें से जो शेयर मार्केट काम करते हैं ना उससे खरीद सकते हैं, ऑफलाइन खरीद सकते हैं तो किसी बैंक से खरीद सकते हैं। और ये जो योजना है गोल्ड मुद्रीकरण योजना के तहत इसको नवंबर 2015 में इस सोवरन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम को लागू किया गया था, शुरू किया गया था। और इसका जो मैंने बताया था, इसका लॉक इन पीरियड आपका 8 साल है, यानी 8 साल के बाद इसमें आपका पेमेंट किया जाता है। और इसका जो पेमेंट है वो आपका GST से फ्री है। लेकिन आपका जो मतलब जो भी इसमें जो हम खरीदते हैं ना, इसमें हमें GST नहीं देना पड़ता है। लेकिन आपका जो हम फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, दुकान से खरीदने जाओगे तो उसमें हमें 3% GST देना पड़ता है। तो हालांकि इसके GST इसमें खरीदने में नहीं देना पड़ता है, लेकिन इसका जो हमें इंटरेस्ट मिलता है लास्ट में हम जब इसको कैश कराते हैं तो इसमें इंटरेस्ट का GST देना पड़ता है। और इसकी जो आपकी सीमा रखी गई है, अगर कोई एक व्यक्ति खरीदा तो कम से मैक्सिमम ये 4 किलो तक खरीद सकता है इस बॉन्ड को, मतलब इस जो आपके सोवरन गोल्ड बॉन्ड है। उसके अलावा अगर कोई ट्रस्ट है या मतलब या पूरी फैमिली का समूह है, ये पूरा मिलकर के इसको 20 किलो तक अधिकतम खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। सालाना जो इसका ब्याज है 2.5% का दिया जाता है और छमाही पर इस ब्याज का कैलकुलेशन होता है। ये ओवरऑल हिस्ट्री है आपकी सोवरन गोल्ड बॉन्ड की। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वैसे इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें फ़ायदा है कि इसमें आपका लॉस नहीं होता है, इसमें आपको फ़ायदा ही होता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व का सबसे प्राचीन DNA कहाँ खोजा गया है? अभी सबसे लेटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट DNA मिला है, आपको बताना कहाँ पर। ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, इंडोनेशिया या भीमबेटका केव्स इंडिया।
प्रश्न का सही आंसर है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसके अधीन आता है आपका? ये डेनमार्क के अधीन है, यानी डेनमार्क के अधीन ये आपका ग्रीनलैंड है। तो ये इसमें अभी इसको खोजा गया है डेनमार्क में, ठीक है। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो ग्रीनलैंड के वैज्ञानिकों ने 20 लाख साल पुराने, यानी 2 मिलियन, 20 लाख का मतलब है 2 मिलियन साल पुराने डीएनए की खोज की है, और इसे दुनिया का सबसे पुराना डीएनए बताया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ, मोस्टली यहाँ पर बर्फ रहती है, और ये ध्रुवीय क्षेत्र है, इसमें पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से भरा हुआ था। इसकी खोज डेनमार्क के वैज्ञानिकों, जैसे मैंने बताया, की है अभी, और नेचर जर्नल में ये शोध प्रकाशित हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हमने जो आपका डीएनए इकट्ठा किया है, जो कि 2016 में नमूने इकट्ठे किए गए थे, इससे मिला है हमें, और ये 20 लाख साल पुराना है लगभग। और इससे अनुमान लगाया जाता है कि इस क्षेत्र में आपके 20 लाख साल पहले जीव जंतु और पेड़ पौधे रहे होंगे। तो इसमें भी मतलब काफ़ी आरंडी होनी अभी बाकी है, और मतलब इससे ये तो अनुमान हो गया है कि इसमें पेड़ पौधे रहे होंगे अभी, क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ है। उस समय शायद, उस समय इतना बर्फ नहीं रहा होगा। और इसका जो आपकी जो ये खोजा गया है, ये आनुवंशिक, इसको मास्टोजन कहा गया है। मास्टोजन एक प्रकार के हाथी की तरह दिखने वाला जीव होता है, और इसका ही डीएनए ये बताया जा रहा है। और ये इसको मतलब ये आपका ग्रीनलैंड से खोजा गया है। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था सबसे ओल्डेस्ट का, ये मेमथ के दांत थे। एक मेमथ एक प्रकार का मतलब ये था, मेमथ था, इसका दांत सबसे पुराना डीएनए बताया जा रहा था, और ये 10 लाख साल पुराना बताया गया था। और ये कहाँ मिला था? आपका साइबेरियन क्षेत्र में मिला था। ये साइबेरियन क्षेत्र में खोजा गया था अमेरिका के। तो इसको रिकॉर्ड तोड़ दिया है इसने, अभी 20 लाख साल पुराना है लगभग। और कहाँ खोजा गया है? आपका ग्रीनलैंड में, और डेनमार्क के वैज्ञानिकों के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल टेस्ट हाउस द्वारा ईवी बैटरी परीक्षण सुविधा की स्थापना कहाँ की जाएगी? आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स जो बैटरी है, इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी को मतलब स्टेब्लिश किया जाएगा भारत में। आपको बताना कहाँ पर? मुंबई, कोलकाता, ए और बी दोनों, या फिर न्यू दिल्ली। प्रश्न का सही आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों जगह आपकी ये स्थापना की जाएगी, यानी मुंबई में भी और कोलकाता में भी। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो अभी गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है, इसका जो गवर्नमेंट ने इसको मतलब पुश करने के लिए, इसका इंकरेजमेंट करने के लिए, नेशनल टेस्ट एजेंट जो हाउस है आपका एनटीएच, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, ये आपकी 2 इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी को क्रिएट करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, और चार्जिंग सिस्टम भी बनाएगा। पहला आपका मुंबई में बनेगा, और दूसरा आपका कोलकाता में बनेगा। और ये आपकी मंडे को ये ऑफिशियल न्यूज़ दी गई थी। इसके अलावा एक आपका ये ट्रांसफार्मर टेस्टिंग फैसिलिटी की भी स्थापना करने वाला है। देखिए, 2 तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैटरी की स्थापना टेस्टिंग की है, तीसरा आपका ट्रांसफार्मर की है। जो ट्रांसफार्मर आपकी टेस्टिंग फैसिलिटी है, वो जयपुर राजस्थान में इसकी स्थापना की जाएगी। इसको अभी जो इसकी हेड है निधि खरे, किसकी हेड है? आपकी एडिशनल सेक्रेटरी है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो इसकी इन्होंने, निधि खरे ने इसको बताया है कि आपकी जो पीएम गति शक्ति आपका पोर्टल है, इसके तहत इसको मतलब स्थापित किया जाएगा। एनटीएच की बात करते हैं, यानी नेशनल टेस्ट जो हाउस है, इसकी स्थापना 1912 में की गई थी, और उस समय रेलवे बोर्ड के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके 7 क्षेत्रीय ब्रांच हैं, यानी जो आपके 7 जो रीजनल, जिसको जोनल आपका जो ब्रांचेस बोलते हैं, ये 7 हैं आपकी। ये कोलकाता में है, आपकी मुंबई में है, जयपुर राजस्थान में है, चेन्नई तमिलनाडु में है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, गुवाहाटी असम, और वाराणसी उत्तर प्रदेश में ये आपकी रीजनल आपकी ब्रांचेस हैं। किसकी? एनटीएच, नेशनल टेस्टिंग हाउस की। अगला प्रश्न है आपका, अटल मैराथन 2022-23 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये आपकी ये अब मैराथन की जा रही है, अटल मैराथन 2022-23 किसके द्वारा? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। प्रश्न का सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा इसको शुरू किया जा रहा है। तो ये अटल आपका जो नवाचार मिशन है, शॉर्ट में इसको AIM या अटल इनोवेशन मिशन कहा जाता है। इसके जो नीति आयोग है, मतलब ये जो अटल इनोवेशन मिशन है, इसको नीति आयोग ने शुरू किया था। तो इसी के नीति आयोग ने इसके तहत अटल टिंकरिंग लैब्स कार्यक्रम के तहत आपका ATL मैराथन 2022-23 को शुरू किया है। और इसमें जो आपके ये कक्षा मतलब आपके 6 से लेकर के 12 तक के छात्र इसमें भाग लेने वाले हैं, और इसमें वो अपना मतलब कोई भी इनोवेशन इसमें अपना आइडिया देने वाले हैं। जो कि यहाँ पर जो क्षेत्र दिए गए हैं आपके शिक्षा पे, वो अपना कोई भी मतलब प्रोजेक्ट कर सकते हैं, स्वास्थ्य कर सकते हैं। ये मतलब टोटल 8 क्षेत्र हैं।
या बोले तो 8 थीम्स हैं जिस पे आप वो अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। स्वास्थ्य है, कृषि है, पर्यावरण और जलवायु स्थिरता है, विकास है, उसके अलावा डिजिटल अर्थव्यवस्था है या फिर पर्यटन है। अगर इनमें से 7 में से कोई नहीं होता है तो अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी आप इसमें अपना विषय ले सकते हैं। तो ये छात्रों के लिए मोस्टली बनाया गया है। और इस जो ATL मैराथन है, इसकी जो थीम रखी गई है भारत की G20 प्रेसिडेंसी, यानी भारत की G20 की अध्यक्षता इसकी थीम रखी गई है। और इसमें आपको जो आपके ये चुनौती है, अपनी पसंद के किसी भी प्रोटोटाइप को बना सकते हैं। और ये आपका इसमें मतलब जो स्थानीय समुदाय हैं ये समस्याओं को हल करने में सक्षम होना चाहिए। तो इसके जो AIM मिशन के निदेशक हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव, इन्होंने इसको मतलब अभी लॉन्च किया गया है इसको। अगला प्रश्न है आपका, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ इसका आयोजन किया जाएगा? न्यू दिल्ली इंडिया, उलान बटार आपकी मंगोलिया, अबू धाबी UAE या फिर पेरिस फ्रांस? प्रश्न का सही आंसर है न्यू दिल्ली इंडिया, यानी भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। तो एशियन जो रेसलिंग चैंपियनशिप है 2023 ये न्यू दिल्ली में होगी भारत में, और 28 से लेकर के 2 अप्रैल तक ये न्यू दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और ये आपके इसमें चैंपियनशिप में आपका मेंस फ्री स्टाइल, वुमेन्स फ्री स्टाइल और मेंस का ग्रेको रोमन डिवीजन इसमें मतलब कैटेगरी आयोजित की जाएंगी। और ये जो आपकी चैंपियनशिप होने वाली इसमें 2 किलोग्राम का टॉलरेंस दिया गया है। और ये अभी अप्रूव किया है UWW जो ब्यूरो है आपका, इसको फाइनल करने से पहले इन्होंने इसको अप्रूव किया कि इसमें हम 2 किलोग्राम का टॉलरेंस रखने वाले हैं। जैसे कोई 64 कैटेगरी में खेलता है तो आपका 64 वाला बंदा 62 से लेकर के 66 वाला बंदा इसमें 64 कैटेगरी में आपका खेल सकता है। तो ये इसमें 2 किलोग्राम का प्लस माइनस आपका टॉलरेंस दिया है। और ये तीसरी बार है, मतलब ये पिछली 3 सालों में सेकंड टाइम है कि इसका आयोजन दिल्ली में भारत में किया जा रहा है। इससे पहले फरवरी 2020 में भी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था, वर्ल्ड जो एशियन जो रेसलिंग चैंपियनशिप है इसका। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आपका अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर शांति कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की आपकी जो वर्णन है उसका मतलब वर्णन करता है? तो ऑप्शंस है आपके आर्टिकल 48A, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 51A। प्रश्न का सही आंसर है आर्टिकल 51A। ये आपका इंटरनेशनल आपका पीस और सिक्योरिटी है, इसको मतलब बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 51 आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि बोलता है राज्य से करने के लिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, और संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और सद्धि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्य स्तंभ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ये राज्य के कर्तव्य है कि वो जितने भी देश हैं उनके साथ संबंध स्थापित करेगा शांति प्रिय। और उसके अलावा और जो ऑप्शन है हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 45 जैसे हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, ये 6 वर्ष से कम बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। 48 जो 48 का है आपका, ये पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए ये आपका काम करता है। अनुच्छेद जो 49 है जो आपका राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं, संस्थान होते हैं, उन वस्तुओं का संरक्षण करता है। और आर्टिकल 50 यानी 50-50 कौन करता है? कार्यपालिका को न्यायपालिका को अलग करता है, यानी न्यायपालिका को जो कार्यपालिका से अलग करता है, तो वो आपका अनुच्छेद 50 है। उसके अलावा कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। तो अभी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में आपके अर्बन 20 सम्मेलन का लोगो, वेबसाइट और इसके सोशल मीडिया हैंडल का अनावरण किया है। ये 2023 में आयोजित की जाएगी आपकी अहमदाबाद में। उसके अलावा आपकी 2024 में 13वीं आपकी विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक है, वो आपकी UAE में आयोजित की जाएगी 2024 वाली। अभी जो 12वीं जो मीटिंग हुई थी आपकी 12 से 17 जून में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसको आयोजन किया गया था, और ये 13वीं है जो आपकी UAE में होने वाली है। उसके अलावा भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान ने 20 दिसंबर 2022 को पर्यावरण, सामाजिक और शासन के क्षेत्रों में इम्पैक्ट लीडर्स बनाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है। तो ये आपका इम्पैक्ट लीडर्स बनाने का जो कार्यक्रम शुरू किया गया है प्रोग्राम, ये भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान ने इसको शुरू किया है। इसके अलावा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय जो आपका मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद है, इसकी ग्रेडिंग A में आपको 3.85 की
आपको ए ग्रेड दी गई है। यानी ये आपकी अभी एजेंसी है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इसको राष्ट्रीय आपका मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषदी, जिसको शॉर्ट में SSAC बोलते हैं, SSAC, तो इसके द्वारा इसको आपका ग्रेड ए दिया गया है। ये स्कोर को पाने वाला एकमात्र संस्थान, इसके अलावा टाटा को भी दिया गया है, वो दूसरी कैटेगरी में दिया गया है। अभी भारतीय नौसेना में एक ASWC प्रोजेक्ट के तहत पहला आपका जहाज लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है INS अरनाला। इस अरनाला को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है? ASWC। ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, खास करके UPSC में। पूरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो क्योंकि मटेरियल थोड़ा सा ज़्यादा था और क्वालिटी थोड़ी सी हाई थी मटेरियल की, इसलिए थोड़ा सा वीडियो को लंबा करना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आपको हम एक प्रश्न के साथ छोड़े जाते हैं। आज का प्रश्न है आपका, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपने हमारी क्लास को रेगुलर अटेंड किया है तो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। हमारी टीम कोशिश करती है कि दिए गए कंटेंट में कोई भी गलती ना हो। अगर फिर भी कोई मिस्टेक, कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है या प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से कोई गलती हो जाती है, तो हमारी टीम मतलब इसके लिए क्षमा प्रार्थी है और हम इसको कमेंट सेक्शन में पिन कर देते हैं सुधार करके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।